नमस्कार दोस्तों। एक हिडन जेम्स की बात करने वाला हूँ। एक सेक्टर है और सेक्टर जो इंडिया में पहले भी कामयाब थी, आज भी कामयाब है और आने वाले समय में कामयाब है। मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इंडिया में ज़रूरत क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, कंस्ट्रक्शन का, जहाँ पे न्यू हाईवेज़ का काम, न्यू प्रोजेक्ट का काम हो या फिर नई कई तरह के डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी का रोल जो है वो काफ़ी अहम हो जाता है। और ऐसी छोटी सी कंपनी के जिक्र करने वाला हूँ जहाँ पे हमने कहा कि हिडन जेम्स के तौर पे देखने को नहीं मिल रहा है। इस पे हमने थोड़े दिन पहले एक वीडियोस बनाई थी जिसमें डिटेल एनालिसिस किया था, डिटेल लर्निंग किया था। आज दोबारा इसको हम रिव्यू करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है और क्या ये मार्केट में अपनी जगह कामयाबी की तरफ ले जा रही है या जगह अपनी बरकरार सी रखी हुई है। सबसे पहले सवाल आती है कि आखिर ग्रोथ रेट कैसा है कंपनी को लेकर के अपने बिजनेस में, जहाँ पे हमने बिजनेस के बारे में समझाने की कोशिश की। दोस्तों, ये हमेशा की बात है कि हम कभी भी किसी स्टॉक को लेकर, किसी प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात नहीं कहता। कंप्लीटली एज ए लर्निंग पर्पस आइए ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि इस ग्रोथ रेट को लेकर अहम मुद्दा ये आता है कि कंपटीटर कौन है इस सेगमेंट में। देखिए, जहाँ एक छोटी कंपनी, छोटी दुकान और एक बड़ी दुकान आपस में इसको कंपेयर करके देखिए, आपके आसपास में कुछ मार्केट होगी जहाँ सिमिलर बिजनेस होगा और सिमिलर बिजनेस के अंदर कोई परफॉर्मेंस बेटर कर रही होगी, कोई उससे भी बेटर कर रही होगी, कोई डिक्लाइनिंग कर रही होगी। ये कस्टमर बेस पर डिपेंड करता है किसके पास कौन सा काम मिल रहा है और क्या काम कर रही है। तो सिमिलर बिजनेस में देखा जाए तो बड़े दिग्गज के तौर पे लार्सन एंड टुब्रो, फिर कह सकते हैं कि सेगमेंट में काफ़ी सारी कंपनी, चाहे एनबीसीसी हो या गवर्नमेंट की भी काफ़ी सारी कंपनी है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में इरकॉन्स हों, रेलवे सेक्टर में काफ़ी सारी कंपनी हैं जो कि आपस में कुछ स्पेसिफाइड इन रेलवे सेक्टर के लिए और कुछ ओवरऑल सभी सेगमेंट में अपनी कामकाज को करती हैं। यहाँ पे ग्रोथ की बात करें जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करने वाले हैं। इनका वैल्यूशन के हिसाब से कह सकते हैं कि आज भी ये अंडर वैल्यूड है। और ये अंडर वैल्यूड कम्प्लीटली की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे चाहे वो बुक वैल्यू से कंपेयर करके देखा जाए, चाहे वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करके देखा जाए, इनको समझने की ज़रूरत है। जहाँ YoY के बेसिस पे यदि ग्रोथ को अवलोकन करेंगे तो कंपनी सेल्स में 90% तक की वृद्धि करती है। तो ये एक परसेंटेज की गेम है, तो हमें एक नंबर को भी जानना जरूरी है कि आखिर इसका कारोबार कितनी फैल रही है, कितने हज़ार करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करता है, क्योंकि छोटी सी है। और इसका यदि एक प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट करीब 400% के आसपास इंक्रीज करता है YoY के बेसिस पे। फिर सवाल ये भी आती है कि आखिर सीजन टू अदर सीजन का डेटा क्या कहता है। उसको लेकर देखा जाए तो कह सकते हैं कि 200% से ज़्यादा की सेल्स में वृद्धि थी। तो प्रॉफिट के दौरान हमने देखा कि भाई गज़ब का प्रॉफिट के दौरान हमने देखा कि गज़ब की बात इसलिए कहा क्योंकि यदि 66,000% की रैली हो, 6600% की रैली हो, मतलब 6000% से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रो करे, तो कहना मुश्किल नहीं है कि शायद कंपनी कारोबार कर रही है। लेकिन एक चीज़ को जानना ज़रूरी है कि आखिर इसमें केवल बुकिंग कर रहे हैं या फिर पैसे इनके पास मिल भी रहे हैं। ये हम डेटर्स डे को लेकर के, डेटर्स परसेंटेज को लेकर के, चाहे वो प्रॉफिट से ही कंपेयर क्यों ना करना पड़े, हम इसको कंपेयर करें। अब सवाल ये आती है कि कंपनी का इस कारोबार से कितना बड़ा कारोबार है। छोटी सी कहते हैं ना, छोटी सी दुकानें जो कंपैरिजन यदि आप एल&टी से और एनबीसीसी या इरकॉन से करेंगे तो ले यार, ये तो कुछ है ही नहीं। केवल 250 करोड़ के नियरली ही इनका मार्केट कैप है, 250 करोड़ के आसपास मार्केट कैप। लेकिन अच्छी बात है
कि 74% से ज़्यादा जो होल्डिंग है वो प्रमोटर अपने पास दबा के रखा। अब ये जानना ज़रूरी होगा कि यहाँ पे प्रमोटर और बैकएंड्स करने वाले लोग कैसे हैं और वो किस तरह से अपने काम को काबिलियत से कर पाते हैं अपने इस बिज़नेस। अल्टीमेटली गोल की तरफ की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट इनकम मार्जिन और सेल्स कितना क्रिएट कर पा रही है पिछले साल दर साल की यदि बात करें तो देखा गया कि यदि लास्ट कुछ सालों के डेटा को खंगालें तो ये समझ में आता है कि लास्ट 3 साल में सेल्स में जो ग्रोथ था वो करीब 16% के आसपास, लास्ट 1 ईयर में 12% के आसपास। यदि प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 साल में 67% की, तो लास्ट 1 ईयर में 76% की ग्रो शामिल कराती है। अर्थात अभी तक के मुताबिक इनमें चाहे सेल्स का आंकड़ा हो चाहे प्रॉफिट का आंकड़ा हो, दोनों स्टेबल और बेनिफिशियरी की तरफ ले जाती। अब एक सवाल और आती है कि आखिर इसमें इस प्रॉफिट और लॉस के बीच में जो झंझट चलती रहती है उसमें टर्नओवर क्या कहती है और उसमें कितने दिन के लिए रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व करती है। देखिए, यदि टर्नओवर की बात करें कंपनी का, जो इसका मार्केट कैप केवल 250 करोड़ से कम है आज के टाइम की बात करूं, फ्यूचर क्या होगा ये हमें प्रेडिक्शन तो बात नहीं कर रहा हूं और एक्सपेक्टेशन के तौर पे देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर जून में कैसा रिजल्ट आएगा, उसके बाद का रिजल्ट कैसा होगा, क्योंकि पुराना हिस्टोरिकल चार्ट क्या कह रही है उसी के एवरेज के मुताबिक हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। और हर कंपनी चाहती है, हर बिजनेस चाहती है कि वो अपनी जगह बना के रखे। तो यहाँ पे क्या कहती है, इसका टर्नओवर जो था लास्ट 12 महीने में वो 250 करोड़ के आसपास, लास्ट 12 महीने में 250 करोड़ के आसपास 2025 फाइनेंशियल रिजल्ट तक की आंकड़ा मिलता है। अच्छी बात ये थी कि कंपनी अपने इस बिज़नेस मॉडल से 22% तक की आसपास की बात करें कि नियरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट जमा करती है और नेट प्रॉफिट आते आते हो जाता है कितना, करीब 12% के आसपास। अर्थात 12% तो कंपनी बचा रही है। अर्थात थोड़ा सा रिस्क फैक्टर इनमें इन्वॉल्व करता है इनकी कर्ज को लेकर के। उसमें यदि डेट टू इक्विटी नंबर को देखा जाए तो 0.58% के नंबर बनते हैं। वैल्यूशन में जैसे हमने कहा कि वैल्यूशन के दृष्टिकोण से कंप्लीटली अंडर वैल्यूड है, क्योंकि बुक वैल्यू से मार्केट केवल 90% से भी कम ही चला। तो वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन मार्केट 70% से भी कम ही चला है। तो सोचिए, जबकि मार्केट में ऑन एवरेज जो इस सेगमेंट की कंपनियां हैं वहाँ पे 23 मल्टीपल से ज़्यादा भीड़ है अर्निंग पर शेयर के मुताबिक, और यहाँ छोटी सी दुकान पे जो भीड़ है वो काफ़ी कम अर्निंग जितनी कर रही है कंपनी अपने इस बिज़नेस में, उसमें 8 मल्टीपल में ही लोगों का क्राउड जमा हुआ देखा गया। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर ये आगे कैसा कारोबार कर पाती है। तो उसको लेकर देखा जाए तो कहता है, यदि कंपेयर करते हैं इनको दिग्गज एलएनटी के तौर पे, चाहे एनबीसीसी के तौर पे, रेल विकास निगम लिमिटेड से यदि कंपेयर करते हैं तो ये सामने दिखता है कि बाकी कंपनियों की जो ग्रोथ रेट रहा YoY के बेसिस पे, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, उससे काफ़ी ज़्यादा कामकाज कर रही है। तो फिर एक चीज़ को और भी जानना ज़रूरी पड़ जाता है कि आखिर इस कंपनी के पास क्लाइंट कौन सी है और क्लाइंट कौन से ऐसे क्लाइंट हैं जो उनके कामकाज दे रहे हैं। देखिए, कंपनी की बात करती है और क्लाइंट की बात, इनकी मैंने वेबसाइट्स खोला तो वेबसाइट्स पे क्लाइंट की बात करें तो कितनी गज़ब की क्लाइंट की बात करते हैं। जितने सरकार की कंपनियां हैं उन सब से इनके पास काम होती है, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे वो इरकॉन्स हो, चाहे प्राइवेट के तौर पे JP हो। इन सभी कंपनियों का नाम जिक्र करता है और ये कहता है कि इन कंपनियों के पास 50 से ज़्यादा वैल्यूबल क्लाइंट हैं, 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को इन्होंने हैंडल किया है और छोटी सी दुकान लेकिन 20 साल की एक्सपीरियंस है। ये इनकी वेबसाइट्स पे ऐसा मिलता है। पोर्टफोलियो की बात किया जाए तो इनमें
काफ़ी सारे पोर्टफोलियो जिनके पास अवेलेबल्स हैं, जो आप जा करके समझ पाएंगे। क्लाइंट लिस्ट की बात उन्होंने कहा, अपने हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बारे में कहता है, और एक अच्छी बात निकल के आती है इसकी, और वो क्या है पता है, एक सुपर इन्वेस्टर हैं, उनकी चॉइस का कंपनी। एक सुपर इन्वेस्टर जिन्होंने कई सारे कंपनी में अपनी होल्डिंग बना बैठे हैं, उनकी इस होल्डिंग में, छोटी सी कंपनी में होल्डिंग नियरली 1% से ज़्यादा इंक्रीज किया है, और वो पहले भी थे, कई बार बेचते भी हैं, कई बार खरीदने का काम भी करते हैं। फिलहाल इनके पास 1% से ज़्यादा की होल्डिंग बना है। जहाँ कंपनी में बैलेंस शीट की बात करें तो ये कहता है कि कंपनी में जो कर्ज है और रिज़र्व हैं, रिज़र्व भी करीब 250 करोड़ के आसपास, सोचने वाली बात है। मार्केट कैप 250 करोड़, टर्नओवर 250 करोड़, रिज़र्व 250 करोड़, बोरेंस 165 करोड़। इन 250 करोड़ प्लस 165 करोड़ की यदि फंड की बात करें, यूटिलाइजेशन की बात करें, तो कंपनी करीब कह सकते हैं कि 135-30 करोड़ के आसपास की कंपनी ने अपनी फिक्स एसेट्स में बना के रखी है। रेस्ट जो फंड है वो अदर एसेट्स में डील करती है, जिसमें कि इन्वेंट्रीज भरा होगा, कैश और कैश इक्विवेलेंट हो, या ट्रेड रिसीवेबल की नंबर, जो कि प्रॉफिट के कंपैरिजन यदि ट्रेड रिसीवेबल नंबर को देखेंगे तो ऑब्वियसली सी 90% के आसपास बैठती है, जबकि टोटल टर्नओवर बेसिस में कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग मार्केट में पड़ा है वो ओनली ऑन 11% के आसपास पड़ी है। और इस 11% की आउटस्टैंडिंग के पीछे जो मार्केट में पैसे रिकवरी का टाइम है वो केवल 2 महीने के अंदर, 45 डेज़ के अंदर इनके पास पैसे मिलते हैं। अब ये एक गुड न्यूज़ इसलिए होता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पैसे जल्दी रिकवरी करना और पैसे का यूटिलाइज करना एक अहम मुद्दा बन जाती है, और इसको समझना भी ज़रूरी होता है कि आखिर बिजनेस में पैसे कैसे निकल रहे हैं और पैसे कैसे बच रहे हैं। फिर एक चीज़ को जानना ज़रूरी है कि आखिर कंपनी में रिस्क क्या है। कहते हैं रिस्क की बात तो बिल्कुल नहीं कहता है, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर के इग्नोर किया जा सकता है कि भाई कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो फलाना नहीं दिया, ठिकाना नहीं दिया, भाई क्या करेगा, उतना पैसा तो है नहीं। छोटी सी कंपनी अपनी ग्रोथ पे ध्यान देगा कि वो अभी डिविडेंड से बांटना चालू कर देगा, लेकिन कहते हैं कि रिड्यूसिंग डेट्स कर रही है, डेट्स को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है। इनका वैल्यूशंस आज भी सस्ता है, अट्रैक्टिव है, चाहे वो सस्ता हो चाहे अट्रैक्टिव हो। चार्ट लेवल आजकल ये कहता है कि मार्केट में एक बॉटम पे आने के बाद एक बड़ी रैली की तरफ बनी हुई देखी गई है, और यहाँ से मार्केट जिस हिसाब से ग्रोथ करती देखी गई है वो एक गज़ब का डेटाबेस तैयार करता है। तो हमने छोटी सी पार्ट इसको जानने की कोशिश किया, बिना कोई लाग लपेट, बिना कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी, ओनली ऑन हमने लर्निंग प्रोस्पेक्टिव डेटा से इसको राउंड ऑफ फिगर के आसपास की बात किया कि आखिर बिजनेस कैसे चल रही है, इस बिज़नेस में ग्रोथ कैसा है, और बिज़नेस में कंपटीटर के कंपैरिजन कैसा अवलोकन किया जा सकता है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द लर्निंग दोस्तों।